एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है, जिसकी राजनीति अस्थिर है, जो खुद विवादों से जूझ रहा है, अगर वही अचानक शांतिदूत बनने की बात करे तो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। थोड़ा क्या, बहुत अजीब लगता है। लेकिन इस बार की कहानी कुछ अलग है। पाकिस्तान अब ईरान इजराइल जंग के बीच मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप का बदला हुआ रुख, हमले टलने की खबरें हैं और सीज फायर की चर्चाएं तेज है। और इसी बीच पाकिस्तान का इस पूरी तस्वीर में एंट्री लेना, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? ऐसे में सवाल भी उठते हैं कि आखिर इतनी बड़ी जंग के बीच पाकिस्तान मीडिएटर बनकर सामने कैसे आया? उसकी फॉरेन पॉलिसी में ऐसा क्या खास है जो उसे इस भूमिका में लाता है? अगर पाकिस्तान ये जंग रुकवाने में सफल होता है तो इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? और भारत खुद ये टॉक्स ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर रहा? साथ ही ये भी जानेंगे कि पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होगा। क्या वाकई पाकिस्तान की इस पहल से ये जंग रुक पाएगी या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पहलुओं पर बात करते हैं। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें देखना होगा कि पिछले कुछ घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने युद्ध की तस्वीर बदल दी। पिछले 36 घंटों में डोनाल्ड ट्रंप का रुख अचानक बदला हुआ दिख रहा है। 23 मार्च को उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बहुत मीनिंगफुल बातचीत हुई और अगले 5 दिन तक उसके गैस प्लांट पर कोई हमला नहीं होगा। जबकि इस बयान के सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान दावा कर रहा है कि अगर दोनों देश बातचीत के लिए तैयार होते हैं तो वो इस्लामाबाद में सीज फायर पर एक बैठक ऑर्गेनाइज करा सकता है। हालांकि ईरान ने साफ तौर पर किसी भी डायरेक्ट बातचीत से इनकार किया है। अगर ग्राउंड पर चल रही गतिविधियों को देखें तो 22 मार्च को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने ट्रंप से बात की। इसके ठीक अगले दिन यानी 23 मार्च को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से कई बार फोन पर बातचीत की। इसी दिन ट्रंप ने बयान दिया कि अगले 5 दिन तक ईरान के गैस प्लांट पर कोई हमला नहीं होगा। यानी साफ संकेत है कि बैक चैनल में कुछ बातचीत चल रही है। हालांकि ईरान के एक लीडर MB गालिबाफ ने ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए कहा कि ये सब फेक न्यूज़ है और अमेरिका और इजराइल सिर्फ तेल की कीमतों को कम करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि वो उस मुश्किल स्थिति से निकल सके जिसमें वो फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने भी मीडिएशन को लेकर साफ कुछ नहीं कहा। उन्होंने न तो इसे स्वीकार किया और न ही खारिज किया, बल्कि इतना कहा कि अगर दोनों पक्ष तैयार हो तो पाकिस्तान हमेशा बातचीत होस्ट करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरान ने ये ज़रूर माना है कि कुछ क्षेत्रीय देश बैक चैनल के जरिए बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में कुछ मित्र देशों से संदेश आए जिनमें अमेरिका की तरफ से बातचीत की इच्छा जताई गई थी और उनका जवाब भी दे दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स ईरान के ऑफिसर्स के साथ साथ अमेरिकन एनवॉय स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से भी बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले एक बयान जारी कर कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत में उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वो शांति बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी सऊदी अरब के रियाद में हुई एक बैठक में कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन कर रहा है। उन्होंने तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान से भी इस मुद्दे पर बात की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये बहुत संवेदनशील राजनीतिक बातचीत है और इस पर अभी कुछ सार्वजनिक रूप से नहीं कहा जाएगा। वहीं ईरान ने भी साफ कहा है कि अभी सीज फायर जैसी कोई स्थिति नहीं है और वो अपनी शर्तों पर कायम है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में खुद को एक मीडिएटर के तौर पर पेश करने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन वास्तविकता में पाकिस्तान के पास न तो इतनी आर्थिक ताकत दिखती है और न ही कूटनीतिक प्रभाव कि वो अमेरिका और ईरान जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच बातचीत को वास्तव में आगे बढ़ा सके। यानी जो टॉक्स ऑर्गेनाइज करने की बात की जा रही है वो एक डिप्लोमेटिक पोजीशनिंग है और एक ऐसा स्टेटमेंट ताकि पाकिस्तान खुद को ग्लोबल स्टेज पर रेलेवेंट दिखा सके। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ऐसा क्या है जो उसे इस भूमिका में ले आया। दरअसल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान ने खुद को न सिर्फ न्यूट्रल रखा है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर की तरह भी पेश किया है। पाकिस्तान के US और ईरान दोनों ही देशों से अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और ट्रंप के बीच अच्छे संबंध बताए जाते हैं। जून 2025 में मुनीर ने भारत पाकिस्तान सीज फायर का श्रेय ट्रंप को दिया था और 18 जून को ट्रंप ने उन्हें व्हाइट हाउस में एक सीक्रेट बैठक और लंच के लिए बुलाया था। ये पहली बार था जब किसी पाकिस्तान आर्मी चीफ को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस तरह इनवाइट किया।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी 2025 में कई मौकों पर ट्रंप को मैन ऑफ पीस, विजनरी और करेजियस लीडर बताया था और उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया। वहीं ईरान के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं। पाकिस्तान में ईरान के बाद दुनिया की सबसे बड़ी शिया आबादी रहती है। हालांकि 900 किलोमीटर लंबी सीमा पर आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा है। 2024 में ईरान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमला भी किया था, जिसके बाद दोनों देशों ने अपने प्रतिनिधि वापस बुला लिए थे, लेकिन कुछ समय बाद रिश्ते फिर सामान्य हो गए। 20 मार्च को ईरान के नए साल नौरोज के मौके पर नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव मैसेज दिया और कहा कि ईरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। एक दूसरा कारण ये भी है कि ईरान को आमतौर पर शिया मुस्लिम देशों का लीडर माना जाता है, जबकि सऊदी अरब, कतर, ओमान और यूएई जैसे देश सुन्नी हैं। ऐसे में पाकिस्तान एक ऐसा मुस्लिम देश बनकर उभरा जिसने इस पूरे टकराव में खुद को न्यूट्रल रखा। यही वजह है कि जहां ईरान ने उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिका के सैन्य ठिकाने मौजूद है, वहीं पाकिस्तान इससे बचा रहा क्योंकि वहां अमेरिका का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। साथ ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ अपने रिश्ते भी संतुलित रखे हैं। ना तो उसका नेतृत्व पूरी तरह स्वीकार किया और ना ही दूरी बनाई, और शायद इसी संतुलन के चलते ईरान ने उसे टारगेट नहीं किया। जंग की शुरुआत से अब तक पाकिस्तान ने लगातार अपनी यही न्यूट्रल पोजीशन बनाए रखी है। उसने खामेनेई की हत्या की खुलकर निंदा की, लेकिन साथ ही सऊदी पर हुए ईरानी हमले की भी आलोचना की। दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल ही में एक बड़ा डिफेंस समझौता हुआ था, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ पाकिस्तान की एक और बड़ी ताकत उसे स्थिति में अहम बनाती है। पाकिस्तान इस्लामिक देशों में एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को अक्सर इस्लामिक बॉम्ब कहा जाता है। अगर किसी इस्लामिक देश के अस्तित्व पर खतरा हो तो पाकिस्तान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके अलावा एक पहलू ये भी है कि पाकिस्तान एक साथ सभी बड़े देशों को साधने की कोशिश कर रहा है और अभी की स्थिति में ज़्यादातर देश इसी पक्ष में है कि ये जंग जल्द खत्म हो। पाकिस्तान जहां अमेरिका के करीब है, वहीं उसके चीन और रूस के साथ भी अच्छे संबंध है। चीन के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट बेहद अहम है क्योंकि वो ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है और अगर ये रास्ता बंद होता है तो चीन को सीधा नुकसान होगा। वहीं रूस ईरान के साथ खड़ा नजर आता है और उसने हमले की आलोचना की है, जबकि अमेरिका खुद भी चाहता है कि हालात जल्दी सामान्य हो। ऐसे में अगर पाकिस्तान की मीडिएशन से वॉर रुकती है तो ये लगभग हर बड़े देश के हित में जाता है। हालांकि इजराइल का रुख अभी भी सख्त माना जा रहा है और वो जंग रोकने के मूड में नहीं दिखता, लेकिन भारत के साथ उसकी नज़दीकियों के चलते पाकिस्तान के उसके साथ रिश्ते पहले से अच्छे नहीं रहे। इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को एक ऐसे खिलाड़ी के रूप में पेश कर रहा है जो इस पूरे टकराव में बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा है। अब अगर बात भारत की करें तो दो सवाल हमारे जहन में आते हैं। एक, क्या भारत मीडिएटर बन सकता था? दूसरा, भारत मीडिएटर क्यों नहीं बना? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो कूटनीतिक क्षमता है कि वो सिर्फ एक फोन कॉल के जरिए दोनों पक्षों को बातचीत की टेबल तक ला सकते हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस तनाव के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के दौरे पर थे और भारत के रिश्ते अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों के साथ अच्छे माने जाते हैं। इसी आधार पर कुछ एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि भारत इस पूरे मामले में एक प्रभावी मीडिएटर बन सकता था। लेकिन इस तरह के जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में भारत की न्यूट्रलिटी की नीति हमेशा से साफ रही है, यानी भारत किसी एक पक्ष के साथ खुलकर खड़ा होने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित रुख अपनाता है। और यही वजह है कि भारत ने अब तक खुलकर मीडिएशन की भूमिका नहीं निभाई है। आज की स्थिति में भारत के लिए सबसे ज़रूरी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी, ट्रेड रिलेशंस और रीजनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। इसलिए भारत एक तरफ अमेरिका और इजराइल के साथ अपने स्ट्रैटेजिक टाइज को मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी बनाए हुए है। यानी भारत इस पूरे संकट में मीडिएटर बनने की बजाय एक बैलेंस्ड प्लेयर की भूमिका निभा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान ने स्थिति को अपने प्रभाव को बढ़ाने के मौके के रूप में देखा, जबकि भारत ने ज्यादा संतुलित और सीमित भूमिका निभाई। ऐसे में अगर पाकिस्तान की कोशिशें सफल होती है तो खाड़ी क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ सकता है और भारत के अंदर एक नैरेटिव भी बन सकता है कि जहां तेल संकट जैसे बड़े मुद्दे पर भारत शांत रहा, वहीं पाकिस्तान एक्टिव रोल में दिखा।
हालांकि रणनीतिक स्तर पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका भारत पर कोई बड़ा या स्थायी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ मजबूत और संतुलित रिश्ते हैं। जहां तक पाकिस्तान के फायदे की बात है तो उसके लिए पूरी कोशिश एक कूटनीतिक अवसर की तरह है। अगर पाकिस्तान सीज फायर की प्रक्रिया में शामिल दिखता है तो इससे उसे अमेरिका से आर्थिक मदद मिलने की संभावनाएं बढ़ सकती है और ईरान के साथ भी उसके रिश्ते सुधर सकते हैं, जो पिछले कुछ समय से तनाव में थे। इसके अलावा सऊदी अरब की तरफ से उस पर जो दबाव था कि वो ईरान के खिलाफ खुलकर खड़ा हो, उससे भी उसे राहत मिल सकती है। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 पॉइंट का एक पीस प्लान भेजा है, जिसमें जंग रोकने के साथ साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त पाबंदियां लगाने की बात कही गई है। इस प्लान में ईरान से यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह बंद करने, अपने नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे न्यूक्लियर ठिकानों को खत्म करने और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA को पूरी पहुंच देने की मांग शामिल है। साथ ही ईरान से ये भी कहा गया है कि वो अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंडिंग और समर्थन देना बंद करे और हॉर्मुज स्ट्रेट को बिना किसी रुकावट के खुला रखे, जो दुनिया के करीब 20% तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम रास्ता है। इसके बदले अमेरिका ने ईरान पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में मदद देने की बात कही है। हालांकि इस पूरे प्रपोजल के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान इसे मानने के लिए तैयार होगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देश, दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जिस्ट।